नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की क्लास में। और हम आपके लिए क्रैश कोर्स में आज क्लास नंबर 6 लेके आ गए हैं। तो सभी दोस्तों को बता दें कि आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है उसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज अगर हम बात करें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। अरविंद सर PWJIAB वाला, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कोई असुविधा होती है सर्च करने में तो आप QR कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स हमारे पास तक भेज सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। हम आपके लिए वो रास्ते प्रशस्त करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आसानी प्रोवाइड करेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्रैश कोर्स क्लास 6 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द नंबर ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू BPL फैमिलीज इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर SGSY में कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स इन नॉर्मल केसेस। सो आपको बताना है नॉर्मल केसेस में। वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो माइनर इरिगेशन होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी होता है। सो यहाँ पे नॉर्मल केस में आपसे पूछा गया है कि कितने पर्सन होते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं नॉर्मल केसेस में हमारे BPL फैमिली से, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें जो कि SGSY के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं या स्टार्ट होते हैं। सो पहला ऑप्शन है 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20 और 20 से 25। अब आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल केस होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जो नॉर्मल केस होता है वहां पे 10 से 20 लोगों को काउंट किया जाता है, 10 से 20 लोगों को काउंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 10 से 20 होगा, ठीक है। अब आगे इसके बारे में 2 लाइनें और देख लेते हैं। क्या लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप द फॉर्म्ड एट ब्लॉक लेवल, ये किस लेवल पे काम करता है, स्टेब्लिश होता है ब्लॉक लेवल पे। शुड बी जो एक्सक्लूसिवली वुमेन्स ग्रुप होता है, यहाँ पे महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको प्राथमिकता दी जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर SGSY में कंसिस्ट 10 to 20 पर्सन्स। ओके दोस्तों, 10 से 20 लोग होते हैं जो कि BPL फैमिली से, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन केस ऑफ माइनर इरिगेशन एंड इन केस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स दिस नंबर में बी आ मिनिमम ऑफ 5, ठीक है। सो विशेष केस में 5 लोगों तक का ग्रुप भी SSG में काउंट हो सकता है, अदरवाइज 10 से 20 लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में काउंट होते हैं, ठीक है दोस्तों, SSGY के तहत। अगला प्रश्न हमारा किससे आता है, UPI से, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है UPI। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ UPI 2.0। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपको 3 UPI देखने को मिल सकते हैं, एक UPI 2.0 और एक UPI लाइट। तो यहाँ पे अगर हम UPI 2.0 की बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि UPI 2.0 में एक फीचर है जिसका नाम है वन टाइम मैंडेट, दूसरा फीचर है इनवॉइस वेरिफिकेशन, तीसरा है लिंक एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, चौथा एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइंड इंटेंट एंड QR। अब आपको आंसर देना है कि विच इनमें से वो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं। वन टाइम मैंडेट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, लिंक आ ओवरड्राफ्ट अकाउंट और एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइंड इंटेंट एंड QR। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो UPI 2.0 है वहां पे वन टाइम मैंडेट की फैसिलिटी भी दी गई है, इनवॉइस वेरिफिकेशन की फैसिलिटी भी दी गई है, लिंक एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट के थ्रू आप क्या ले सकते हैं, एडवांस क्रेडिट ले सकते हैं, और एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइंड इंटेंट एंड QR। तो ये चारों ही स्टेटमेंट अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है दोस्तों। और अगर चारों की ही बात करें तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 1 2 और 3 4। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है। सो UPI इज द प्रोडक्ट ऑफ NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो जब हम NPCI की बात करेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, सो NPCI हैज अनाउंस दैट UPI 2.0 विल अलाउ कस्टमर्स टू लिंक देयर ओवरड्राफ्ट अकाउंट टू UPI। तो कस्टमर अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को UPI से लिंक कर सकते हैं और ये यूजर को अलाउड करता है कि इंस्टेंट ट्रांजेक्शन कर पाए फ्रॉम देयर ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ठीक है दोस्तों। सो
leverage all their associated benefits। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी आपका ऐसा अकाउंट है जिस पर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, कौन सी फैसिलिटी है दोस्तों? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, तो आप इस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। किससे लिंक कर सकते हैं? यूपीआई 2.0 से। ठीक है दोस्तों, पहला केस सही है। वन टाइम मैंडेट का मतलब होता है कि यूपीआई 2.0 इंट्रोड्यूस करता है वन टाइम मैंडेट फैसिलिटी दैट अलाउ कस्टमर प्री ऑथराइज ट्रांजेक्शन एंड मेक पेमेंट लेटर। यानी आप अपने ट्रांजेक्शन को ऑथराइज पहले ही कर सकते हैं जिसकी पेमेंट आपको बाद में करनी हो। तीसरा होता है इनवॉइसिंग, यानी जिस भी आप मर्चेंट को यूपीआई 2.0 के तहत पेमेंट करेंगे, इसका जो मेन फीचर यही है कि इनवॉइस आपके अकाउंट पे शो होगी। क्या होगी? इनवॉइस आपके अकाउंट पे शो होगी मर्चेंट बिफोर मेकिंग द पेमेंट। ठीक है दोस्तों, कस्टमर टू रिव्यू द इनवॉइस सेंट बाय द मर्चेंट, यानी पेमेंट के पहले जो भी कस्टमर यूपीआई 2.0 के थ्रू पेमेंट करने जा रहा है वो इनवॉइस को क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। साइन इंटेंट एंड क्यूआर, साइन इंटेंट एंड क्यूआर फैसिलिटी इनेबल करता है कस्टमर को टू वेरीफाई करे ऑथेंटिसिटी ऑफ मर्चेंट, यानी मर्चेंट की ऑथेंटिसिटी को आप पता कर सकते हैं जैसे ही आप क्यूआर को क्या करोगे? स्कैन करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यूपीआई 2.0 के तहत ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है एनपीसीआई, वन टाइम मैंडेट देता है, इनवॉइसिंग देता है और साइंड इंटेंट एंड क्यूआर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एनईएफटी ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इन हाउ मेनी बैचेस एवरी डे? द सेटलमेंट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ एनईएफटी ट्रांजेक्शन बीइंग बिगिंस एट। तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको जब एनईएफटी पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया कि जो एनईएफटी होता है वो भारत में नेशनल वाइड, किसना? नेशनल वाइड आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। नेशनल वाइड भारत की ज्योग्राफी पर कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि भारत के साथ साथ यानी इंडिया के साथ साथ दिस फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल फॉर नेपाल, इंडिया एंड नेपाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कंप्लीट करने के लिए, और नेपाल के लिए जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट का नाम है इंडो नेपाल रेमिटेंस एग्रीमेंट। तीसरा पॉइंट आता है कि ना तो कोई इसकी मिनिमम लिमिट होती है दोस्तों और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत काम करता है, और यहाँ ना तो कोई मिनिमम लिमिट है ना कोई मैक्सिमम, बट जिस भी अकाउंट में आप पैसा भेजेंगे उसका आपको क्या पता होना चाहिए? आईएफएससी कोड। क्या पता होना चाहिए? आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और आईएफएससी कोड आपका 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो जो पहला सेटलमेंट है रात में 12:30 बजे स्टार्ट होता है और लास्ट सेटलमेंट 12 AM पर खत्म होता है। ठीक है, अब एक दिन में टोटल 24 आवर होते हैं। कितने आवर होते हैं? 24 घंटे। और इसका जो एक सेटलमेंट है वो हाफ आवरली बेस होता है ना। टोटल जो बैचेस आपको मिलेंगे, टोटल बैचेस है ना, बैचेस जो आपको मिलेंगे टोटल, वो टोटल बैचेस आपको मिलेंगे 48। कितने मिलेंगे दोस्तों? 48। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हाउ मैनी बैचेस? यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा 48 यहाँ पे है, 48 यहाँ पे है। अब इन्होंने लिखा है कि कब स्टार्ट होता है, तो आप सभी ने पढ़ा कि 12:30 बजे। तो आपका जो सही आंसर होगा, एनईएफटी ट्रांजेक्शन के तहत आपको 48 बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं और पहला ट्रांजेक्शन सुबह 12:30 यानी 12:30 AM पर स्टार्ट किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये आंसर सही लगा होगा। अब एनईएफटी ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इन 48 आवरली बैचेस एवरी डे। 48 हाफ आवरली होगा, ये क्या होगा? 48 हाफ आवरली बैचेस, हाफ आवरली बैचेस। ठीक है दोस्तों, एवरी डे। द सेटलमेंट ऑफ द फर्स्ट बैच एनईएफटी ट्रांजेक्शन बिगिंस एट 12:30 AM एंड एंड्स एट 12 AM। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। Are certificates issued by bank that have overreached their प्रॉटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट? अगर कोई भी बैंक जिसको प्रॉटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट प्रोवाइड किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, हर एक सेक्टर में जो भी प्रॉटी सेक्टर्स हैं, तो अगर कोई बैंक उस टारगेट को अचीव कर लेता है तो वो इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट इशू करता है? पहला, कमर्शियल पेपर इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स इशू करता है, प्रॉटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जारी करता है, या ऑल ऑफ द अबव?
सो प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें, अगर कोई भी बैंक अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेता, अपना जो टारगेट है अगर उसको ओवर रीच करता है, क्या करता है, ओवर रीच करता है, तो जो उसका एक्स्ट्रा टारगेट अचीव हुआ है वो उसको ई कुबेर, किसके थ्रू, ई कुबेर के थ्रू क्या कर सकता है, अपना सेल कर सकता है। और जो बैंक ये टारगेट किसी और को सेल करेगा उसके लिए प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जारी करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां पे पहले समझ लें, प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग इज एम टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू दो सेक्टर एंड सेगमेंट्स फॉर हुम इट इज डिफिकल्ट टू गेट क्रेडिट। सो ऐसे सेक्टर जिनको मतलब प्राथमिकता की रिक्वायरमेंट है, जिनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग में काउंट किया है। और जब अगर प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग में काउंट किया है तो फिर वो टारगेट जिन बैंकों के लिए जो भी है वो उनको असाइन कर दिया गया है। जैसे कि हमारे जो कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनको टोटल प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग में 40% का टारगेट दिया गया है। ठीक है, एएनबीसी का। दूसरा, अगर हम बात करें कि ऐसे बैंक जो रीजनल रूरल बैंक की तरह काम कर रहे हैं उनको भी 75% का टारगेट दिया गया है ना। इसी प्रकार स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना दिया गया है, 75%। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पेमेंट बैंक को प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के तहत क्या टारगेट दिया गया है, तो आप आंसर लगा दीजिएगा नील, क्योंकि पेमेंट बैंक जो भी है वो लोन प्रोवाइड नहीं करते। सो थोड़ा सा फंसाने के लिए पॉइंट ऐसा बनाया जा सकता है। अब आ जाते हैं यूपीआई लाइट। कौन सा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूपीआई लाइट। So when we talk about UPI Lite is a new payment solution process, low value transaction that have been set at below 200 rupees. ठीक है, the upper limit is 200, no pin required for transaction below 200। 200 रुपए के नीचे अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कोई पिन नहीं देना पड़ेगा, यानी सिंगल ऑथेंटिकेशन के साथ आप पेमेंट कर पाएंगे। दिस इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन 100 बैंक्स। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि यूपीआई लाइट को 100 से ज्यादा बैंकों ने अपनाया है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है कि यूपीआई लाइट की बात करें तो न्यू पेमेंट सोल्यूशन है जिसे प्रोवाइड किया गया लो ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो कि 200 से नीचे है। सो 200 और अपर लिमिट 200 है, बिल्कुल सही है। और वन टाइम जो आप वॉलेट से पेमेंट करेंगे वो मैक्सिमम जो एट अ टाइम है वो 2000 तक जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन तीसरे स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो गलत है, क्योंकि अभी तक यूपीआई लाइट सिर्फ 8 बैंकों में अपनाया गया है। कितने बैंक्स में अपनाया गया है, 8 बैंकों में अपनाया गया है, ना कि 100। ये 100 वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही होना चाहिए दोस्तों। कौन कौन सा सही होना चाहिए, पहला और दूसरा। अब हम लोग यूपीआई लाइट को समझ लेते हैं। अपर लिमिट 200, नो पिन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन बिलो 200। लेकिन एक बात और बता दें, अगर आप गूगल पे का यूपीआई लाइट देखेंगे तो वो 500 रुपए की सुविधा आपको दे रहा है, जहां पे पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टोटल यूपीआई लाइट बैलेंस लिमिट ड्राइवन जो डिवाइस वॉलेट है वो 2000 का हो सकता है। वन डेबिट ऑप्शन इज अवेलेबल विद यूपीआई लाइट, यानी ओनली डेबिट, सॉरी वन नहीं, ओनली डेबिट। डेबिट का मतलब है सिर्फ आप अपना पैसा भेज पाओगे, आप मंगा नहीं पाओगे। जैसे अगर आप यूपीआई देखोगे तो आप पैसा भेज भी सकते हो और मंगा भी सकते हो, बट यूपीआई लाइट के थ्रू सिर्फ आप पैसा भेज पाओगे, ना कि मंगा पाओगे। ठीक है दोस्तों। रिफंड एंड क्रेडिट गो डायरेक्टली टू द लिंक बैंक अकाउंट, यानी अगर आपका कोई भी रिफंड होता है या कोई भी पैसा आपको क्रेडिट होता है तो वो आपके यूपीआई वॉलेट में नहीं आएगा, यूपीआई लाइट वॉलेट में नहीं आएगा, वो सीधे वो अकाउंट जो इससे कनेक्ट है, लिंक है, उसी में पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों। दिस फीचर इज इनेबल फॉर ओनली 8 बैंक्स। सो अगर आप यूपीआई की बात करते हो तो यूपीआई 100 से ज्यादा बैंकों में, 100 से ज्यादा बैंकों में यूज हो रहा है दोस्तों, ज्यादा बैंकों में। बट अगर आप यूपीआई लाइट की बात करोगे तो ओनली 8 बैंक्स अभी से फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई। अब आ जाते हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एपीवाई। सो अटल पेंशन योजना के बारे में आप सभी ने सुना होगा और आप सभी को बताना है कि अटल पेंशन योजना के तहत इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम एंड गारंटीज
you a minimum pension of rupees 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000 और every month. So अब ये 1000 मिलेगा कि 2000 मिलेगा कि 3000 मिलेगा या 4000 या 5000, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके किस पर? कंट्रीब्यूशन के आधार पे। किस पे डिपेंड करेगा? कंट्रीब्यूशन के आधार पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे अगर हम एक और बात करें तो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, कौन सा स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें किसकी? अपने सेकंड स्टेटमेंट की, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई अटल पेंशन योजना के तहत जुड़ना चाहता है तो मिनिमम एज इन्होंने कहा है कि 16 साल होगी और मैक्सिमम एज 40 इयर्स होगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं जिससे आपको हाईलाइट करने में आसानी हो। तीसरा कह रहा है देयरफॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एनी सब्सक्राइबर अंडर एपीवाई वुड बी 20 ईयर एंड मोर। तो अब आपको यहां पे बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों सही है? क्योंकि अटल पेंशन योजना के तहत आपको मैक्सिमम 5000 रुपए तक का पेंशन मिल सकता है और ये 1000, 2000, 3000 या 4000 या 5000 जो भी पेंशन आपको प्राप्त होगा एवरी मंथ, वो डिपेंड करेगा आपके द्वारा किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेल डन, बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड कह रहा है कि मिनिमम एज, यहां पे लिखा है 16 साल, ये स्टेटमेंट गलत है, यहां पे होना चाहिए 18 साल। कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए, 18 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है देयर फॉर द मिनिमम पीरियड फॉर कंट्रीब्यूशन बाय एनी सब्सक्राइबर अंडर एपीवाई वुड बी 20 ईयर्स और मोर। तो यहां पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या कहता है? गलत है। ठीक है, सो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओनली 2 and 3 नॉट करेक्ट पूछा गया है। सो देयरफॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सब्सक्राइबर अंडर APY वुड बी 20 ईयर और मोर। द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सब्सक्राइबर, ये सुनिए तीसरा भी सही है। सो आपका अगर जो गलत है वो ओनली 2 गलत है, ओनली 2 गलत है। ठीक है दोस्तों, ओनली 2 गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये सही, ये गलत है, बकाया ये दोनों सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे देयरफॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एनी, सो एनी पर्सन इज 20 ईयर और मोर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस एक्सप्लेनेशन। एपीवाई जो पेंशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी लोग हैं उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है? बेनिफिट। किस चीज का बेनिफिट प्रोवाइड करती है? कि उनको पेंशन मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है। सो इट इज अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम जिसके तहत आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एवरी मंथ आपको पेंशन मिल सकता है, बट ये डिपेंड करेगा आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पे। और एपीवाई के तहत मिनिमम ज्वाइन करने की एज 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है और वुड बी 20 ईयर एंड मोर। क्या होना चाहिए आपका? कंट्रीब्यूशन। चलिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग PMAY स्कीम? किसके बारे रिगार्डिंग पूछा गया है? PMAY। अब यहाँ पे PMAY एक अर्बन है और एक ग्रामीण है। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ग्रामीण। अब ग्रामीण की अगर हम बात करें तो ग्रामीण के ऊपर बेस्ड स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। सो गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय द स्कीम इज 2022। यानी सरकार ने जब इस स्कीम को अनाउंस किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो सबसे पहले अर्बन जो पुअर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड किया गया था। और यहाँ पे ये कहा भी गया है, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, कि सभी को 2022 तक हमें मकान देना है। ठीक, सो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है ना। दूसरा कहता है बेस्ड ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना डेटा द सेंट्रल गवर्नमेंट पे 60% ऑफ द PMAY ग्रामीण हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन द मोस्ट इंडियन सिटीज। यानी भारत के जो मैक्सिमम राज्य हैं वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वहां पे सेंट्रल जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है वो 60% और जो 40% का कंट्रीब्यूशन है वो संबंधित राज्य प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड कर रहा है? 60% और जो संबंधित स्टेट हैं वो 40% का असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डेटा के ऊपर बेस्ड है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीण है डेटा दिया गया है। इंदिरा आवास योजना हैज द रीस्ट्रक्चर्ड इनटू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वो पहले इंदिरा आवास योजना
के नाम से चलती थी और इसे 2016 में किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तीसरा भी और दूसरा भी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ऑल आर करेक्ट। पहला तो आंसर समझिए कि ऑल आर करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले। देखिए पहले जब मतलब यूपीए की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, हम ऐसे कहें, तो वहां पे क्या होता था कि जो अर्बन 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 डेवलपमेंट के लिए जो हाउसिंग स्कीम थी उसका नाम था राजीव आवास योजना, ठीक। इसी प्रकार जो रूरल डेवलपमेंट के लिए या ग्रामीण, है ना, ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम थी उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। सो इंदिरा आवास योजना वही योजना है जिसके तहत प्रधान आपको क्या देता था, कॉलोनी बांटता था। और इसी स्कीम को, इंदिरा आवास योजना को 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट, पहली बात तो सही है। इंदिरा आवास योजना हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण with effect from 1st April 2016. Government commitments to provide housing for all by 2022. Based on the Pradhan Mantri Awas Yojana data, central government pay 60% of assistance for PMAY Gramin houses, है ना, most of the Indian cities। वहीं पर अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि सेंट्रली चलाता है, या अगर हम बात करें किसकी, हिली स्टेट्स की, सो वहां पे हिली स्टेट्स में तो दिया गया है 90% सेंट्रल का और यूनियन टेरिटरीज में 100%। क्यों? क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रल के द्वारा ही चलाए जाते हैं, इसलिए वहां पे कितना है, 100% असिस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, सो पहला स्टेटमेंट देता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई हैज कंप्लीटेड 9 years ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। दूसरा कहता है 55% जन धन account holders are women and 67% जन धन account are in rural and semi urban areas। so अगर 67% ये कहते हैं कि ये रूरल में है और सेमी अर्बन एरिया में है, और अगर ये स्टेटमेंट सही है तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन कंसेप्ट है वो लगता भी है यहां से कि फॉलो हो रहा है। फिर लिखा है द जन धन दर्शक ऐप इज अ मीडियम टू आइडेंटिफाई विलेजेस that are not served by banking touch point within 10 किलोमीटर। तो आपके अब ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत है क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 9 ईयर एक ज्यादा आंकड़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो जन धन दर्शक ऐप है वो 10 किलो नहीं 5 किलोमीटर तक का दायरा टच करती है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आपका क्या है, ओनली सेकंड इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि पूरा स्कीम का ओवरव्यू क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में उन क्षेत्रों में बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लाएगी जहां बैंकिंग नहीं पहुंची थी, यानी अनसर्व था बैंकिंग। ठीक है, सो इस पार्ट पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एरिया बच रहा था वो रूरल एरिया बच रहा था, रूरल इंडिया बच रहा था, क्योंकि रूरल इंडिया में बैंकिंग सर्विस को पहुंचाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य था और इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था, चल रहा था। बाद में यहां पर एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। तो 2014 से अब तक इसने अपने 7 साल सक्सेस के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। 55% जो अकाउंट हैं जनधन योजना के तहत वो वुमेन्स के हैं, बिल्कुल सही है। 67% जनधन अकाउंट रूरल और सेमी अर्बन एरिया से आते हैं, ये भी सही है। और आउट ऑफ 43.04 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में से जो 36.86 करोड़ है यानी 86% ये ऑपरेटिव है, बकाया अभी इनऑपरेटिव फॉर्म में है, यानी उनसे लेन देन नहीं किया जा रहा है। जनधन दर्शक ऐप is a medium to identify villages that are not served by banking touch points within 5 किलोमीटर। तो ये लेटेस्ट डेटा है, प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है उसका लेटेस्ट डेटा है।
एक पॉइंट और बता दें, अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना की फैसिलिटीज देखते थे तो यहाँ पे अब ओवरड्राफ्ट, याद रखिएगा, देखिए अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले 5,000 मिलता था, लेकिन अब ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए है, और ये कब से है? अगस्त 2018 से। अगस्त 2018 से इसको 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10,000। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बस ये पॉइंट एक। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, NEVA। सो आपको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में बताना है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज प्लानिंग टू होस्ट 2-day नेशनल वर्कशॉप ऑन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ऑन May 24-25, 2023। सो ये जो ई विधान वर्कशॉप है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसा कहा गया है। न्यू दिल्ली लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैंने एडिशनल लिखा है। NEVA इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। अब NEVA क्यों लाया गया या क्यों ये वर्कशॉप चल रही? सो NEVA एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर लॉ मेकर्स, इनेबलिंग देम एक्सेस वेरियस लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, है ना। आपको अगर कोई लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप NEVA से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और फिर इन्होंने कहा है कि पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस एंड इफिशिएंटली मैनेज लेजिस्लेटिव ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट हैं। अब 3 स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। मई में 2023 में वर्कशॉप आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का, ठीक है। और ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है दोस्तों, और यहाँ पे लॉ मेकर्स या जो लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो D इज द करेक्ट आंसर। अब NEVA के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के बारे में, जो कि उज्ज्वला 2.0 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2.0 की, ना कि उज्ज्वला की, ठीक है। अब उज्ज्वला जो 2.0 है तो वो सेकेंड फेज है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, और उज्ज्वला 2.0 वॉज लॉन्च फ्रॉम द गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, एप्लीकेंट वुमेन्स ओनली मस्ट हैव अटेंड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी उज्ज्वला स्कीम का जो भी महिलाएं 2.0 में लाभ उठाना चाहती हैं उनकी एज 18 साल कम से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड इज एप्लीकेंट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस इन केस एप्लीकेंट इज रिसाइडिंग एट द सेम एड्रेस एज मेंशन इन आधार, है ना। आधार के तहत अगर मतलब वही एड्रेस देते हैं जो आधार पे है। और ये जो कंसेप्ट तीसरा पॉइंट लिखा है ये असम और मेघालय में के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो अब यहां पे आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो जो आपका आंसर लगेगा वो ए लगेगा, यानी दूसरा और तीसरा। अब आप कहोगे सर कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है? तो गलत इसलिए है कि जो 2.0 स्कीम है वो गोरखपुर से स्टार्ट नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश से तो स्टार्ट हुई है लेकिन गोरखपुर से स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि जो PMUY स्कीम है और ये जो 2.0 है ये स्टार्ट हुई है महोबा से। कहाँ से हुई है? महोबा से। महोबा एक बुंदेलखंड का एक जिला है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आपने आल्हा और ऊदल की कहानी सुनी होगी, तो वहाँ पे महोबा वर्ड का यूज़ किया गया है। वहीं पर अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये बलिया से स्टार्ट की गई थी। कहाँ से की गई थी? बलिया से, डबल एल भी होता बलिया में। सो ये है 1.0, ये है 1.0 और ये है 2.0, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अवेल कनेक्शन अंडर उज्ज्वला 2.0, एप्लीकेंट मस्ट हैव अटेंड 18 ईयर्स ऑफ एज, देयर शुड नॉट बी एनी अदर LPG कनेक्शन फ्रॉम एनी OMC इन द सेम हाउस होल्ड, यानी उस घर में कोई भी दूसरा LPG कलेक्शन नहीं होना चाहिए। एडल्ट वुमेन बिलोंगिंग टू एट एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, चाहे वो SC कैटेगरी से हो, चाहे वो ST कैटेगरी से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आती हो, या अंत्योदय अन्न योजना के तहत यानी AAY या T और XT गार्डनर ट्राइब से हो,
या फॉरेस्ट डिवेलर्स हों जो जंगल में नहीं जाके मतलब रहते हैं, और पीपल रिसाइडिंग इन आइसलैंड और रिवर आइलैंड, सो इनको इसका लाभ मिलेगा। ये एप्लीकेशन मतलब इसके एप्लीकेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया है। आधार कार्ड एप्लीकेशन एज अ प्रूफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस इन केस एप्लीकेंट इज रिसाइडिंग एट द सेम एड्रेस। अगर एप्लीकेंट जो आधार पर आपके एड्रेस लिखा है उसकी उसी एड्रेस पे रहता है तो इसको आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों माना जाएगा। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक स्टेटमेंट मैंने आपको अलग से जोड़ के दिया है, वो है सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सौभाग्य स्कीम। सो यू नो अबाउट द सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम के बारे में सुना है। पहला, फ्री मीटर्ड कनेक्शन जो होता है फॉर इकोनॉमिकली पुअर हाउस होल्ड एट एंड a change of ₹500 adjusted in electricity bill in 10 months installment for household other than poor only after release of connection। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है सौभाग्य के तहत। इट इज अ कंकरेंट प्रोग्राम ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। सो पहले आपने देखा होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलती थी, उसी का नया नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। ठीक, तो ये उसी का एक पार्ट होगा। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च सौभाग्य स्कीम ऑन 25 सितंबर 2017 to achieve universal household electrification covering every village and every district in the country। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट हो गया। अब आपको देना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। फ्री मीटर कनेक्शन आपको मिलेगा इकोनॉमिकली पुअर हाउस होल्ड्स को सौभाग्य योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, पहला जो पॉइंट था बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा था कि और जो बिल का अमाउंट है वो आपकी 10 इंस्टॉलमेंट जो जाएंगी बिल की उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा मीटर का अमाउंट। DDU-GJY के तहत जो स्कीम चलाई जा रही है इलेक्ट्रिफिकेशन की उसमें ये योजना काउंट होगी। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च सौभाग्य स्कीम ऑन 25 सितंबर 2017 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन will have both men and women in self-help groups only for group to the formed with। तो ये जो ग्रुप हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे उनमें सिर्फ कौन लोग काउंट होंगे। पहला, पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी वो लोग जो शारीरिक तौर पर असक्षम है। ठीक है दोस्तों, या कोई डिसेबिलिटी है। एल्डर्स जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं। ट्रांसजेंडर्स, ठीक, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है प्रमोशनल मटेरियल लोकेटेड इन एंड अराउंड रिटेल आउटलेट इज नोन एज रिटेल एडवर्टाइजिंग। जो भी प्रमोशनल मटेरियल होता है किसी रिटेल आउटलेट के बाहर वो रिटेल एडवर्टाइज का डायरेक्ट एग्जाम्पल है, सॉरी रिटेल एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है। कैसे है ये देख लीजिए। सो रिटेल एडवर्टाइजिंग इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो डिजाइंड होती है प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, है ना, ऑफर किया जाता है बिजनेस के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूमर के पास तक। अब किसी भी शॉप के आगे अगर कोई एडवर्टाइजिंग मटेरियल है तो सीधे कंज्यूमर को मिलेगा। सो रिटेलर्स यूज, अब इस काम के लिए जो रिटेलर्स होते हैं वो कौन कौन सी एड को यूज करते हैं, जैसे कि रिटेलर यूज करते हैं वेरियस चैनल। जैसे सबसे पहला है प्रिंट एड, है ना, पंपलेट छप गए, न्यूज़पेपर में छप गया। इसी प्रकार टीवी कमर्शियल चलते हैं, टीवी पे ऐड आते हैं अगर आप मैच वगैरह देखेंगे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऐड भी चलते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट किया जाए जिनको हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है। पहला। दूसरा क्या है कि इनकरेज करता है कि लोगों को मोटिवेट करता है कि वो आए और आपका प्रोडक्ट परचेस करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग ऑफ एडवांस टू CRILC सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट बाय द बैंक इज नॉट करेक्ट। अब आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बैंक नीड टू रिपोर्ट पोजीशन ऑफ एडवांस ऑफ ₹5 crore एंड अबव टू
CRILC। तो अगर कोई बैंक को जरूरत है कि मतलब अगर कोई नहीं, बैंक को जरूरत है कि वो रिपोर्ट करे उन पोजीशंस की, उन एडवांस के बारे में जिनकी वैल्यू 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, किसको? CRILC को। द CRILC रिपोर्टिंग नीड टू बी डन फॉर फोर्टनाइट बेसिस, यानी हर 14वें दिन आपको इसकी रिपोर्ट करनी होगी। लेंडर्स सेल रिपोर्ट टू CRILC ऑल बोरोवर्स एंटिटीज इन डिफॉल्ट। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा है CRILC रिपोर्टिंग ऑन ऑल अकाउंट will be exposure of ₹5 crore and above need to be done on monthly basis। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका एक स्टेटमेंट गलत है और उसका जो कॉन्ट्राडिक्ट है वो डी स्टेटमेंट है और जो स्टेटमेंट गलत है वो बी। जो 14वें दिन इन्होंने कहा फोर्टनाइट बेसिस पे रिपोर्ट करना होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आपको नीचे लिखा हुआ है कि कितने दिन में आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट। अब एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इफ द अकाउंट इज रेड फ्लैग्ड, है ना, by the considering EWS for fraudulent activity, a bank can monitor the account as per its discretion or guidelines up to a limit of। तो आपको बता दें, अगर कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल के तहत रेड फ्लैगिंग, किसकी बात हो रही है, रेड फ्लैगिंग की अगर बात की जाए तो जो अमाउंट होगा वो आपका कितना होगा, 5 करोड़ होगा या 100 करोड़ होगा या 50 करोड़ हो गया या 10 करोड़ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 50 करोड़। 50 करोड़ के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दे आर सोल्ड फॉर EWS अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैगिंग अकाउंट इज एन एक्सपोजर ऑफ ₹50 करोड़। कितना करोड़? 50 करोड़। 50 करोड़ और मोर बैंक लेवल पे अगर होता है तो रिस्पेक्टिव ऑफ द lending arrangement। So all account of over 50 crore classified RFA must also be reported on the central, जो रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन है लार्ज क्रेडिट के लिए उसके पास रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी CRILC के पास, जिसे आप क्रिलिक भी कहते हैं, अगर 50 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर है। ठीक है दोस्तों, और उसमें क्या होता है, अगर रेड फ्लैगिंग अकाउंट है या अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत आपको ये रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। तो 50 करोड़ यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट, अ लोन। अच्छा, रेड फ्लैगिंग तो जानते हो ना, रेड फ्लैगिंग क्या होता है? जब भी हम रेड फ्लैगिंग की बात करते हैं तो ऐसे अकाउंट जिसमें क्या हो रहा होता है, जिसमें कोई फ्रॉड की गुंजाइश है या फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसके लिए है। अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज NPA इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ। तो आपको बताया था मैंने कि अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप है, देखिए दोनों ही क्रॉप, चाहे शॉर्ट टर्म क्रॉप हो चाहे लॉन्ग टर्म, देखिए जब भी NPA की बात आएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात आएगी, और एग्रीकल्चर की आएगी, किसकी आएगी, एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर लोन। ठीक, तो एग्रीकल्चर लोन पे जब भी NPA की बात आएगी तो ये आपका 90 डेज पे डिपेंड नहीं करता है, 90 डेज पे डिपेंड नहीं करता है। तब ये लोन डिपेंड करता है क्रॉप्स के आधार पे, किसके आधार पे, क्रॉप्स के आधार पे। और जब क्रॉप्स की बात करेंगे तो आपको 2 प्रकार की क्रॉप NPA में देखने को मिलती हैं, 3 प्रकार की नहीं कि रबी, खरीफ और जायद। यहाँ पे 2 प्रकार की फसल है। जो पहली फसल होती है दोस्तों वो होती है शॉर्ट टर्म क्रॉप और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म क्रॉप। अब देखिए दोनों का ही अगर हम बात करें तो NPA बनेगा 12 मंथ में ही, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। शॉर्ट टर्म क्रॉप जो कि 6 महीने वाली फसल होती है, कितने महीने वाली, 6 महीने वाली फसल होती है, इसके लिए आंसर होगा 2 क्रॉप सीजन। ठीक है दोस्तों, और जो 1 साल वाली फसल है उसके लिए आंसर होगा 1 क्रॉप सीजन। तो अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप। तो आपका आंसर शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 2 क्रॉप सीजन, जैसे पैडी क्रॉप है, गेहूं है ना, इनकी बात। और अगर आपसे पूछा जाता लॉन्ग टर्म क्रॉप तो आपका आंसर क्या होता फिर 1। ठीक, तो यहां पे आपसे शॉर्ट टर्म पूछा गया था तो आपका आंसर हमने क्लिक कर दिया 2 क्रॉप सीजन। ठीक है, सो फॉर NPA फॉर एग्रीकल्चर लोन, a loan granted for short term duration crop will be treated as NPA if installment or of principal or interest remains overdue for a 2 crop season. ठीक, a loan granted for a long duration crop will be treated as NPA if the installment of principal and interest thereon remains overdue for a 1 crop season. Next,
अब आ जाते हैं कि विच वन इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट अमलगेट्स 3 ombudsman स्कीम ऑफ आरबीआई, बैंकिंग ombudsman स्कीम 2006, ombudsman स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018 और ombudsman स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। तो ये जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेटेड ombudsman से रिगार्डिंग, और इन्होंने कहा है कि जो इंटीग्रेटेड, जो मिला जुला एक जो यूनिफॉर्म आपको ombudsman दिखाई दे रहा है वो 3 स्कीम का कॉम्बिनेशन है। पहला कि इट अमलगेट, इनमें 3 स्कीम मिलाई गई हैं, बैंकिंग ombudsman 2006, ombudsman स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018 और ombudsman स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। इट ऑल्सो इंक्लूड नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिपॉजिट साइज विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव। तो अभी तक जो भी कमर्शियल बैंक थे उनको रखा जाता था, एनबीएफसी को रखा गया, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जो इंटीग्रेटेड ombudsman है उस स्कीम के तहत उन बैंकों को भी शामिल किया गया है जो कि नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हैं, बट उनका जो एसेट साइज है वो 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, द इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम मेक्स इट्स अ वन नेशन वन ombudsman अप्रोच एंड जुडिक्शन नेचुरल। ठीक है, तो अब आपका इसका जो नेचर है वो वन नेशन वन ombudsman वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। सो यहाँ पे जो सही आंसर है कि पहला स्टेटमेंट कि इसमें ये जो 3 स्कीम है बिल्कुल है, इसी को इंटीग्रेटेड कहा गया है। नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज, सॉरी एसेट साइज नहीं, डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको शामिल किया गया है, और वन नेशन वन ombudsman की स्कीम को ये फुलफिल करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और जिस दिन इसे इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम को लॉन्च किया गया था उसी दिन रिटेल डायरेक्ट स्कीम को भी लॉन्च किया गया था बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सो इट्स अमलगेट 3 ombudsman स्कीम, बैंकिंग ombudsman 2006 जिसको आप पढ़ते आए हैं, फिर इसके बाद ombudsman फॉर एनबीएफसी 2018 और ombudsman फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019 इज द करेक्ट आंसर। Also include scheduled primary cooperative bank with the deposit size of rupees 50 crore and above, or it is a one nation one ombudsman approach. It fulfill the one nation one ombudsman approach। और जो इस स्कीम के तहत एप्लेट अथॉरिटी होगा, जैसे आपने बैंकिंग ombudsman स्कीम 2006 पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा था कि जो हमारी एप्लेट अथॉरिटी थी वो कौन थी, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। यहाँ पे जो एप्लेट अथॉरिटी है वो आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन चार्ज हैं जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के तौर पे काम करते हैं, और वो इंटीग्रेटेड ombudsman के तहत, है ना, CEPD, ये क्या होगा, एप्लेट अथॉरिटी। याद रखिएगा, यही ट्विस्ट है, यही पॉइंट ट्विस्ट है यहाँ पे, यही पॉइंट ट्विस्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना का इनमें से कौन सा पिलर है। पहला, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, यानी सभी के पास बैंकिंग सर्विस हो। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि उनको बताया जाए फाइनेंस के बारे में, आरबीआई समय समय पर कैंपेन भी जारी करता है। माइक्रो इंश्योरेंस इसमें आता है। पेंशन स्कीम, सो बैंक अकाउंट आपको मिल जाएगा। बैंक लिटरेसी कौन चलाता है, आरबीआई चलाता है। माइक्रो स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसमें आ जाता है, और पेंशन यानी अटल पेंशन योजना आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये सभी पिलर हैं, ये सभी पिलर हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है वो यही है। सो पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आरबीआई हैज मेड इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स हु अंडरटेक सिंगल एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजेक्शन ऑफ अबव ट्रांजेक्शंस ऑफ एंड अबव सबमिट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर टू द बैंक। बस यहाँ पे एक शब्द गायब है, कितना अमाउंट, वो अमाउंट बताना है कि जब अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई भी व्यक्ति एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर कर रहा है तो वो कितना अमाउंट होगा जिसके लिए उसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की आवश्यकता होगी।
पहला है 5 करोड़, दूसरा है 10 करोड़, तीसरा है 50 करोड़, चौथा है 100 करोड़। सो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, वहां पे हमारा जो टारगेट होता है वो 50 करोड़ का होता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। सो अगर आप चाहे एनईएफटी करिए, चाहे आरटीजीएस करिए, चाहे आप एनईएफटी करिए, चाहे आप क्या करिए एनईएफटी करिए, और चाहे आप आरटीजीएस करिए सिंगल ट्रांजेक्शन, और अगर ये आपका 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है, तो आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर 20 डिजिट का क्या होता है, एक नंबर होता है, 20 डिजिट का नंबर होता है, जो कौन प्रोवाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन प्रोवाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए लिखा है, एज पर आरबीआई सर्कुलर जनवरी 2021, इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर लार्ज वैल्यू, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन इन सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। और आपको पता है सेंट्रलाइज जो पेमेंट सिस्टम है उसमें आरटीजीएस आ जाता है और एनईएफटी आ जाता है, और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, सीधे सीधे डायरेक्ट आरबीआई। कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहा गया, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम कहा गया है, ठीक है दोस्तों। सो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, इट इज मैंडेटरी टू मेंशन लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो आपको ये जरूरी है कि आप उसमें LEI बताएं, है ना, जो कि आपके लिए क्या होगा, अमाउंट की बात करें तो 50 करोड़ और उससे ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज अ 20 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज टू आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड। यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो 20 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, इसका मेन यूज क्या है, इसका मेन यूज है कि आइडेंटिफाई करना उन पार्टीज को जो वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Which of the following is designated agency for managing CKYC record? सो CKYC यानी सेंट्रलाइज KYC रिकॉर्ड को मेंटेन करता है करसई, ठीक है, CERSAI, करसई इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर बैंकिंग, ठीक। सिविल इज अ रेटिंग इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। और रेटिंग प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, किसको करती है, इंडिविजुअल्स को, किसको करती है, इंडिविजुअल्स को। फिर है करसई जो सेंट्रलाइज KYC को मेंटेन करता है, और CDSL हमारा क्या है, डिपॉजिटरी, क्या है, डिपॉजिटरी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करसई। द सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर सेक्शन 20। सरफेसी एक्ट का जो सेक्शन 20 है उसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। करसई वॉज क्रिएटेड टू कर्व फ्रूडेंट एक्टिविटी अगेंस्ट इक्विटेबल मॉर्गेज लेंडिंग ट्रांजेक्शन। तो इसका मेन यूज क्या है कि जो आपका इक्विटेबल मॉर्गेज लेंडिंग ट्रांजेक्शन है उसके खिलाफ जो फ्रॉड हो सकता है उससे बचाना। सिंपली पुट, द ऑर्गेनाइजेशन was created to prevent the behavior of taking out several loan for different bank using the same resources। यानी एक मकान की रजिस्ट्री आपके पास है, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी रजिस्ट्री पे आपने अलग अलग बैंक से 3 जगह से लोन ले लिया और फ्रॉड रजिस्ट्री जमा कर दी। तो इसी से बचाने के लिए आपको करसई का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ लोन अंडर रिटेल बैंकिंग आर डिसबर्स इन स्टेज। तो इनमें से आपको रिटेल बैंकिंग लोन तो सभी को पता है कि जब भी रिटेल बैंकिंग लोन की बात होगी, जब भी रिटेल बैंकिंग लोन की बात होगी दोस्तों, रिटेल बैंकिंग लोन की बात होगी, तो रिटेल बैंकिंग लोन के तहत आपको होम लोन प्रोवाइड किया जाता है, आपको और कौन सा लोन, ऑटो लोन प्रोवाइड किया जाता है, या हम आपसे बात करें तो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन लोन, या आप देखोगे तो पर्सनल लोन, है ना। ये सब जो लोन होते हैं, पर्सनल लोन, ये सब जो लोन होते हैं एक्सेट्रा लगाई दे रहा हूँ,
है ना। ये सब हमारे किस में काउंट होते हैं, ये सब हमारे काउंट होते हैं किसमें, हमारे रिटेल बैंकिंग के लोन में, ठीक है, या रिटेल एसेट्स में काउंट होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा लोन है, इनमें से वो कौन सा लोन है जो स्टेजेस में डिसवर्स किया जा सकता है या किया जाता है। हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन एंड पर्सनल लोन, पर्सनल लोन एंड एजुकेशन लोन, हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन लोन एंड पर्सनल लोन। तो आपको एक तो हाउसिंग लोन में ऐसे आपको जो स्टेजेस में लोन मिल सकता है और एजुकेशन में, ठीक है दोस्तों। हाउसिंग में जिस फेस में आपका मकान डेवलप होता जाएगा उस फेस में आपको लोन मिलता जाएगा। वहीं एजुकेशन लोन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपका लोन डिसवर्स होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द अकाउंट होल्डर अंडर दिस स्कीम कैन अवेल एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू। अब दिस स्कीम को मैं यहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई कर दूं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपको कितना ओवरड्राफ्ट मिलेगा, तो आप सभी को पता है कि अब आपको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट डज नॉट ऑफर्स। अगर आपका अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के तहत है यानी बीएसबीडी अकाउंट है, तो इनमें से वो कौन सी सर्विस है जो आपको ऑफर नहीं की जाएगी। पहला एटीएम कार्ड, दूसरा एटीएम कम डेबिट कार्ड, तीसरा रुपे कार्ड, चौथा क्रेडिट कार्ड, पांचवा नन ऑफ द अबव। तो अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आपको एटीएम कम डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, वो भी रुपे, कौन सा कार्ड, रुपे कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पे आपका जो सही आंसर है वो डी है। फिर आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिस्क टू द कस्टमर एज वेल एज द बैंक आर कैरीड बाय द एटीएम। अगर एटीएम की हम बात करें तो एटीएम से कस्टमर को और बैंक को, कस्टमर और बैंक दोनों को कौन कौन से रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, ये ऑप्शंस हैं। पहला, एटीएम इज अ डबल एज स्वॉर्ड, यानी दो धारी तलवार है। इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रॉडनेंट विड्रॉल्स, यहां पर फ्रॉड विड्रॉल्स के चांसेस बढ़ते हैं और ऐसा हमने देखा भी है। निगेटिव पब्लिसिटी ड्यू टू ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकडाउन आता है नेटवर्क का या किसी भी चीज का तो निगेटिव पब्लिसिटी करता है। कैश आउट सिचुएशन, अगर वहां पे कैश खत्म हो गया है। रिफ्लेक्ट द इफिशिएंसी ऑफ द बैंक, और इस पे आरबीआई ने तो पेनल्टी भी रखी हुई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका डी, और जितने चारों जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो कहीं ना कहीं रिस्क की भी बात करते हैं। फिर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट आधार पेमेंट ब्रिज। आधार पेमेंट ब्रिज के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बिल्कुल सही है। पहला, इट इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट एम्स क्रेडिट डिसबर्समेंट बेस्ड ऑन यूआईडी नंबर। तो यहां पे मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ठीक है, जो कि IFTP के ऊपर बेस्ड है और आपको बताना है IFTP का फुल फॉर्म, और ये आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, यानी इस सेशन को जैसे देखेंगे तो आपको जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया रिकलेक्टेड क्वेश्चन है। IFTP, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर प्रोसेसर, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटर बैंक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो अब आपको यहाँ पे आंसर देना है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द सेम क्वेश्चन। सो आपका ये आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति पहले आंसर देगा उनको हम लोग अनाउंस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि हु इज द विनर। सभी को आंसर देना है जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, और आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए हैप्पी दशहरा, खूब धुआंधार पढ़िए, 29 तारीख को सक्सेसफुल होइए। और आप सभी को बता दें कि आपको हमारी PDF JIB CIB वाला के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, पहला केस। दूसरा, आप मेरा टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेशन की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। और तैयारी करते रहिए धुआंधार तरीके से, जिससे 29 तारीख को हमें जीतना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, 60+ मार्क्स। हमारा टारगेट क्या है, 60+ मार्क्स। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।